आज हम एनिमेशन की दुनिया में बहुत गहरे उतरने वाले हैं। एक सवाल है, क्या आप बिना एक भी लाइन खींचे सिर्फ एक सिक्के में जान डाल सकते हैं, उसे एक पर्सनैलिटी दे सकते हैं? आज हम एनिमेशन के एक ऐसे ही बड़े रहस्य को समझने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे हाथ लगी है रिचर्ड विलियम्स की मशहूर किताब एनिमेटर्स सर्वाइवल किट और हम सीधे इसके चौथे अध्याय पर जा रहे हैं। हाँ, जिसका शीर्षक है इट्स ऑल इन द टाइमिंग एंड द स्पेसिंग। और ये अध्याय दावा करता है कि एनिमेशन का पूरा सार बस इन 2 शब्दों में छिपा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये एनिमेशन की दुनिया का शायद सबसे बड़ा सच है। अध्याय की शुरुआत ही एक बहुत दमदार कहानी से होती है। हाँ, ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई। लेखक अपनी मुलाकात ग्रिम निटविक नाम के एक महान एनिमेटर से याद करते हैं। निटविक उस समय 80 साल के थे। और वो कोई आम एनिमेटर नहीं थे, उन्होंने डिज्नी की स्नो वाइट पर काम किया था और बेटी बूप जैसे आइकॉनिक किरदार को डिजाइन किया था। तो जब लेखक ने जो समय नौजवान थे निटविक से पूछा कि एनिमेशन का रहस्य क्या है, तो निटविक ने एक लंबा पॉज लिया, अपनी बाहें फैलाई और बहुत ही नाटकीय अंदाज में धीरे धीरे कहा, एनिमेशन। ये सब टाइमिंग और स्पेसिंग में है। क्या लाइन है ना? सोचिए, एक 80 साल का मास्टर अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव बस 2 शब्दों में निचोड़ कर दे रहा है। तो फिर हमारा आज का मिशन साफ है, हमें इन 2 साधारण से लगने वाले शब्दों टाइमिंग और स्पेसिंग की तह तक जाना है। इसमें ऐसा क्या जादू है? सही बात है, और किताब इसे समझाने के लिए एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण से शुरू करती है। एक उछलती हुई गेंद। हाँ, उछलती गेंद। हाँ, ये एनिमेशन सिखाने का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जैसा है। तो चलिए इसे विजुअलाइज करते हैं। एक गेंद स्क्रीन पर ऊपर से नीचे गिरती है और जमीन से टकराती है। बॉइंक बॉइंक। फिर उछलती है और फिर टकराती है। बॉइंक। ये एक्शन का रिदम है, उसकी धुन। अगर गेंद अपनी पूरी ऊर्जा में है तो बॉइंक के बीच ज्यादा समय होगा। जैसे जैसे ऊर्जा कम होती है, बॉइंक 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 जल्दी जल्दी होने लगते हैं। अच्छा, तो टाइमिंग मतलब कब? तो फिर स्पेसिंग क्या है? स्पेसिंग का मतलब है कैसे। उन 2 बॉइंक्स के बीच गेंद अपनी यात्रा कैसे पूरी करती है। कैसे मतलब एनिमेशन में हर सेकंड 24 तस्वीरें या फ्रेम्स होते हैं। स्पेसिंग ये तय करती है कि हर फ्रेम में गेंद अपनी पिछली जगह से कितनी दूर है। ओके, इसे थोड़ा और तोड़ते हैं। जब गेंद अपनी उछाल के सबसे ऊंचे पॉइंट पर होती है तो वो नीचे गिरने से ठीक पहले एक पल के लिए धीमी हो जाती है ना? बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच रहा होता है, तो उस पॉइंट पर फ्रेम्स एक दूसरे पर लगभग चिपके हुए होंगे, यानी क्लोज स्पेसिंग। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरना शुरू करती है और रफ्तार पकड़ती है, फ्रेम्स के बीच की दूरी बढ़ने लगती है, यानी वाइड स्पेसिंग। यही स्पेसिंग हमें गति का एहसास कराती है। अच्छा, तो सिर्फ स्पेसिंग देखकर आप बता सकते हैं कि कोई चीज तेज चल रही है या धीमी हो रही है? सही बात है। किताब में लिखा भी है कि टाइमिंग को समझना फिर भी आसान है। हम इंसानों में रिदम की एक स्वाभाविक समझ होती है, लेकिन अच्छी स्पेसिंग वो एक बहुत मुश्किल और दुर्लभ कला है। और इसी को साबित करने के लिए किताब एक और शानदार प्रयोग बताती है ना? हाँ, और जिसके लिए आपको ड्राइंग करने की भी जरूरत नहीं है। आप इसे एक सिक्के के साथ अपनी मेज पर कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा तो कमाल का है। मान लीजिए कि हमें एक सिक्के को स्क्रीन पर बाएं से दाएं ले जाना है और ये काम हमें ठीक 1 सेकंड यानी 24 फ्रेम्स में करना है। ठीक है, तो टाइमिंग तय हो गई, 1 सेकंड। हाँ, अब पहला प्रयोग। हम हर फ्रेम में सिक्के को बराबर दूरी पर आगे बढ़ाते हैं। मतलब फ्रेम 1 से 2 तक 1 इंच, 2 से 3 तक 1 इंच। बिल्कुल, इसे कहते हैं ईज स्पेसिंग। जब आप इसे चलाकर देखेंगे तो कैसा लगेगा? एकदम मशीनी, बेजान। हाँ, जैसे कोई कन्वेयर बेल्ट पर चल रहा हो। इसमें कोई इरादा नहीं दिखता, ये बस चल रहा है। बिल्कुल। अब करते हैं दूसरा प्रयोग। टाइमिंग अभी भी वही है, 1 सेकंड, दूरी भी वही है, लेकिन इस बार हम स्पेसिंग बदल देंगे। कैसे? सिक्का अपनी पहली पोजीशन से धीरे धीरे चलना शुरू करेगा। मतलब शुरू के फ्रेम्स में वो बहुत कम दूरी तय करेगा, चित्र पास पास होंगे। इसे ईज आउट कहते हैं। अच्छा, ईज आउट। और फिर बीच में वो रफ्तार पकड़ेगा। हाँ, फ्रेम्स के बीच की दूरी बढ़ जाएगी और अपनी मंजिल पर पहुंचने से ठीक पहले वो फिर से धीमा हो जाएगा। मतलब आखिरी के फ्रेम्स फिर से पास पास होंगे। इसे कहते हैं ईज इन। ईज इन। अब सोचिए, दोनों सिक्कों ने एक ही समय में एक ही दूरी तय की, लेकिन दोनों को देखने का एहसास जमीन आसमान का है।
दूसरा वाला सिक्का ज्यादा स्वाभाविक और जिंदा लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसने चलने का फैसला किया और फिर रुकने का फैसला किया। एक सेकंड, मतलब सिर्फ फ्रेम्स के बीच की दूरी बदलने से हमने एक बेजान सिक्के में इरादा डाल दिया। ये तो जादू जैसा है। यही तो ग्रिम नेटवर्क का रहस्य था। हाँ, एनिमेशन अच्छी ड्राइंग से नहीं बल्कि मूवमेंट की अच्छी समझ से पैदा होता है। किताब तो यहाँ तक कहती है कि अगर माइकल एंजेलो या लियोनार्डो दा विंची ने भी ड्राइंग बनाई होती और उनकी टाइमिंग और स्पेसिंग गलत होती तो वो भी बेजान लगती। ये एक बहुत बड़ा बयान है। मतलब एक साधारण स्टिक फिगर अगर सही टाइमिंग और स्पेसिंग के साथ बनाया जाए तो वो दा विंची की ड्राइंग से ज्यादा जिंदा महसूस हो सकता है। एनिमेशन के संदर्भ में, हाँ, क्योंकि एनिमेशन जीवन का भ्रम पैदा करने की कला है और जीवन हरकतों में दिखता है। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। सिर्फ स्पेसिंग बदलकर हम सिर्फ मूवमेंट को स्वाभाविक ही नहीं बनाते, हम उसमें पर्सनालिटी भी डाल सकते हैं। हाँ, ये तो और भी कमाल है। जैसे अगर सिक्का तेजी से शुरू होकर धीरे धीरे रुकता है तो शायद वो थका हुआ लगता है। या उदास। और अगर वो धीरे धीरे शुरू होता है और फिर अचानक तेजी पकड़ लेता है तो लगता है कि वो उत्साहित है या उसे कोई आइडिया आया है। बिल्कुल। और अगर वो बीच में थोड़ा हिचकिचाता है, आगे पीछे होता है, तो वो कंफ्यूज्ड या डरा हुआ लग सकता है। हम एक धातु के टुकड़े को भावनाएं दे रहे हैं, सिर्फ ये तय करके कि वो कब और कैसे अपनी जगह बदलता है। ये तो फिर सिर्फ कार्टून तक सीमित नहीं है। मुझे चार्ली चैपलिन याद आ रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। उनकी पूरी कॉमेडी इसी पर टिकी थी। कब गिरना है, कब मुड़कर देखना है। एक पल की भी देरी या जल्दी पूरे गैग को बर्बाद कर सकती थी। उनकी टाइमिंग परफेक्ट थी। एक लाइव एक्शन फिल्म डायरेक्टर के लिए टाइमिंग सब कुछ है, लेकिन एनिमेटर का काम उससे भी एक कदम आगे है। अच्छा। उसे टाइमिंग के साथ साथ हर फ्रेम की स्पेसिंग पर भी महारत हासिल करनी होती है। चैपलिन को ये स्वाभाविक रूप से आता था, पर एनिमेटर को इसे फ्रेम दर फ्रेम बनाना पड़ता है। अच्छा, उछलती गेंद वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। उसमें एक और चीज दिखती है जिसे स्क्वॉश स्ट्रेच कहते हैं। हाँ। जब गेंद जमीन से टकराती है तो चपटी हो जाती है और गिरते समय लंबी हो जाती है। ये भी तो एनिमेशन का एक बहुत जरूरी सिद्धांत है। हाँ, ये 12 बेसिक सिद्धांतों में से एक है और बहुत जरूरी भी है। लेकिन लेखक यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि ये हमेशा जरूरी नहीं है। मतलब मुझे लगा था ये हर कार्टून में होता है। यही एक आम गलतफहमी है। किताब में एक असली गोल्फ बॉल की उछाल की तस्वीर है। गोल्फ बॉल ठोस होती है, वो स्क्वॉश नहीं करती, लेकिन उसकी स्पेसिंग की वजह से गति का एहसास एकदम साफ और शक्तिशाली है। लेखक का कहना है कि हर चीज को रबर की तरह स्प्लूपी या जरूरत से ज्यादा लचीला बनाने की जरूरत नहीं है। स्प्लूपी, ये शब्द अच्छा है। हाँ, ये नए एनिमेटर्स की एक आम गलती है। वे हर चीज को जली की तरह बना देते हैं। सही बात है। एक लोहे का गोला और एक पानी का गुब्बारा अलग अलग तरह से गिरेंगे। स्क्वैश और स्ट्रेच एक टूल है जिसे सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। ये कोई नियम नहीं है। तो कुल मिलाकर हम फिर से उसी बात पर वापस आ रहे हैं। टाइमिंग और स्पेसिंग ही बुनियाद है। बिल्कुल, बाकी सब कुछ उसके ऊपर बनता है। और ये सिर्फ एनिमेशन तक ही सीमित नहीं है। नहीं, आजकल हम जिस डिजिटल दुनिया में रहते हैं वहाँ भी ये हर जगह है। आपके फोन में जब कोई ऐप खुलती है या बंद होती है तो उसका एनिमेशन कैसा है? हाँ, वो अचानक से नहीं आती। हाँ, क्या वो पॉप करके खुलती है या स्मूथली ईज इन करती है? ये छोटी छोटी बातें यूजर एक्सपीरियंस को बहुत प्रभावित करती हैं। एक अच्छी स्पेसिंग वाला एनिमेशन आपके डिवाइस को ज्यादा रिस्पॉन्सिव और प्रीमियम महसूस कराता है। अरे वाह, मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। मतलब जो सिद्धांत 1930 के दशक में डिज्नी के एनिमेटर्स इस्तेमाल कर रहे थे, वही आज भी UI UX डिजाइनर के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं, उससे भी ज्यादा। वीडियो गेम्स में सोचिए, एक किरदार जब कूदता है तो उसकी टाइमिंग और स्पेसिंग ये बताती है कि वो कितना वजनी है, कितना फुर्तीला है। खिलाड़ी सिर्फ देखकर ही किरदार के साथ एक कनेक्शन महसूस करने लगता है। तो रिचर्ड विलियम्स की किताब के इस अध्याय से जो हमने सीखा, उसका सार यही है कि एनिमेशन की आत्मा ड्राइंग के हुनर में नहीं बल्कि दो चीजों में बसती है। टाइमिंग यानी कोई चीज कब होती है, और स्पेसिंग यानी वह उस बिंदु तक कैसे पहुंचती है। और ये सिद्धांत सिर्फ तकनीक नहीं है, ये कहानी कहने के उपकरण हैं। ये वजन, गति, इरादे और यहाँ तक की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। सिक्के वाला उदाहरण ये साबित करता है कि बिना किसी कलात्मक कौशल के भी कोई भी इन सिद्धांतों के साथ प्रयोग कर सकता है। हाँ, और मूवमेंट के जादू को महसूस कर सकता है। अध्याय के अंत में लेखक के अपने काम एक क्रिसमस कैरल की कुछ तस्वीरें भी हैं, जिसके लिए उन्हें अपना पहला ऑस्कर मिला था। और उन तस्वीरों में किरदारों की हरकतों में जो वजन है
वो सब इन्हीं सिद्धांतों की महारत का नतीजा है। बिल्कुल। और आज की चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार ये है, अब जब आप अपने आसपास की दुनिया को देखें तो सिर्फ चीजों को ना देखें, उनकी हरकतों पर ध्यान दें। कोई व्यक्ति कैसे चलता है, क्या वो आत्मविश्वास से चल रहा है या थका हुआ है? एक पत्ता कैसे गिरता है, उसकी स्पेसिंग लगातार बदलती रहती है। एक गेंद और एक पत्थर को गिराकर देखने में भी उनकी टाइमिंग और स्पेसिंग का फर्क पता चल जाएगा। बिल्कुल। ये तो दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा पहनने जैसा होगा। आप हर चीज में एक कहानी, एक पर्सनालिटी देखने लगेंगे। और शायद यही एक एनिमेटर की असली पहचान है। वो सिर्फ देखता नहीं, वो हरकतों का विश्लेषण करता है। और इसकी शुरुआत सिर्फ 2 शब्दों से होती है, टाइमिंग और स्पेसिंग।